प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 लेकर हाजिर हूँ मैं महेंद्र। साथियों, हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक, कला और भाषाई परंपराएं भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे तक शायद ही कभी सीमित रहीं। हमारी संस्कृति की खुशबू से इस लोक और उस लोक का शायद ही कोई हिस्सा वंचित रहा। इस विषय पर कुछ और बातें करें उससे पहले सुनते हैं 27 अक्टूबर को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के ये उद्गार। हमारी इन कलाओं की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय कला और संस्कृति से मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। मुझे याद आया कि कैसे हजारों मील दूर रूस के शहर याकुत्स्क में भी भारतीय कला की मधुर धुन गूंज रही है। कल्पना कीजिए, सर्दी का एकाध दिन, -65 डिग्री तापमान, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और वहाँ एक थिएटर में दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या आप सोच सकते हैं, दुनिया के सबसे ठंडे शहर याकुत्स्क में भारतीय साहित्य की गर्मजोशी? ये कल्पना नहीं, सच है। हम सबको गर्व और आनंद से भर देने वाला सच। साथियों, कुछ हफ्ते पहले मैं लाओस भी गया था। वो नवरात्रि का समय था और वहाँ मैंने कुछ अद्भुत देखा। स्थानीय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे, लाओस की रामायण। उनकी आंखों में वही भक्ति, उनके स्वर में वही समर्पण जो रामायण के प्रति हमारे मन में है। इसी तरह कुवैत में श्री अब्दुल्ला अल बारून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है। ये कार्य मात्र अनुवाद नहीं, बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीच एक सेतु है। उनका यह प्रयास अरब जगत में भारतीय साहित्य की नई समझ विकसित कर रहा है। पेरू से एक और प्रेरक उदाहरण है, एर्लिंदा गार्सिया। वहाँ के युवाओं को भारत नाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्देस ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण दे रही है। इन कलाओं से प्रभावित होकर दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की धूम मची हुई है। साथियों, विदेशी धरती पर भारत के ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति कितनी अद्भुत है। ये लगातार विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहाँ जहाँ कला है, वहाँ वहाँ भारत है। जहाँ जहाँ संस्कृति है, वहाँ वहाँ भारत है। आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के लोगों को जानना चाहते हैं। इसलिए आप सभी से एक अनुरोध भी है, अपने आसपास ऐसी सांस्कृतिक पहल को #कल्चरल ब्रिजेस के साथ साझा कीजिए। मन की बात में हम ऐसे उदाहरण पर आगे भी चर्चा करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है जिसकी महक शायद पूरी दुनिया में फैलती है और इस बात का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार करते हैं। हमारे देश की संस्कृति और इसका बाहर दूसरे देशों में प्रचार प्रसार, उसके विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ आज इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है दानिश इकबाल जी। आपने भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय संस्कृति पर बहुत काम किया है, आप पढ़ाते भी हैं। हमारे साथ हैं सिमरन जमा, आप ओडिसी डांसर है, आपने भी भारत से बाहर बहुत प्रस्तुतियां दी हैं। दानिश जी, आपसे शुरू करूंगा। ये बताएं कि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ऐसा माना जाता है कि जो अनवरत प्राचीन संस्कृतियों की श्रृंखला है, बहुत सारी संस्कृतियां जैसे इराक, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या इजिप्ट मान लीजिए, लेकिन या उस ढंग से थोड़ा सा रोमन सभ्यता मान लीजिए, ग्रीक सभ्यता मान लीजिए, माना जाता है कि ये सब खंडहरों तक सीमित रह गई, मूर्तियों तक सीमित रह गई, लेकिन भारतीय संस्कृति का प्रवाह टूटा नहीं। क्या ये बात सच है? ये बात सच है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो एक जीवित, जीवंत और जीवन दायनी संस्कृति है और ये फल फूल रही है, सारी दुनिया तक पहुंच रही है। और सिर्फ आज नहीं, हमेशा से पूरा साउथ ईस्ट एशिया अगर आप उठा के देखें, यानी आप भारत से चलें और भारत के बाद सबसे पहले म्यांमार आएगा, उसके बाद थाईलैंड आएगा, फिर लाओस आएगा, फिर कंबोडिया आएगा, फिर वियतनाम आएगा, फिर आपका फिलीपींस आएगा, कोरिया आएगा। आप देखिए कि यहाँ का
जो शास्त्रीय कल्चर है, जिसको हम क्लासिक्स कहते हैं, वो प्री बुद्धिस्ट जो हमारा हिंदुइज्म है उसके सारे इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं। और आजकल हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार वहां हो रहा है जहां हमारे लोग हैं, जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे लोग नहीं हैं। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया में जो भारतीय संस्कृति का हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं, और अगर आप देखें कि उनके रॉयल कोर्ट्स में जो परफॉर्मेंसेस होती थी, तो हमारे वहाँ तो देखिए जो सबसे पुराना संगीत है हमारा वो अब ध्रुपद है। वो ध्रुपद से पुरानी विधाएं जो हमारे पास नहीं मौजूद हैं उसका भी अंश आपको वहाँ मिल जाता है। रमेश जी, थोड़ी सी इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आपने पूर्व की तरफ तो थोड़ा सा विस्तार किया, चर्चा की, लेकिन देखा जाए तो पश्चिम की तरफ भी हमारी सभ्यता बहुत गई है, क्योंकि अफगानिस्तान के इलाके हैं जो इस वक्त बामियान में भी बहुत बड़ी बुद्ध प्रतिमाएं थी, और ये मानिए कि यहाँ आगे बल्ख तक और आगे तुर्की तक बुद्धिज्म का प्रचार भी था, और भारतीय संस्कृति के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा है ये सब कुछ। के बारे में भी हाँ, देखिए अभी ये जो बाउंड्रीज हैं, आपको जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, तो ऐसा लगता है अफगानिस्तान कोई अलग जगह है, तो ऐसा नहीं है। मतलब गांधारी हमारे अपने कैरेक्टर हैं और वो गांधार की थी, यानी कि कंधार की थी। और इसी तरह से आप ये समझिए कि यहाँ से अगर हम जाएं तो सिंध है, सिंध हमारा ही हिस्सा है, हमेशा से हमारा हिस्सा था, आज भी हम उसे अपना मानते हैं। और उसके और आगे जाएं ईरान और इराक, तो यहाँ पे जो हमारे व्यापारी लोग थे वो जाते थे, और वहां पे पूरी पूरी कोठियां होती थी। जितने कोस्टल एरियाज हैं आप ये समझिए कि वहां पे तो जो भारतीय कल्चर है, जो भारतीय संस्कृति है और खान पान है, अभी ऐसे बहुत से हमको अवशेष मिलते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कि उस जमाने में जो हमारे गुजराती बिजनेसमैन थे वो वहां पे किस तरह से मतलब कल्चरल चीजें करते थे। तो अदन है जैसे कि, और ये जितना भी आपका कोस्टल एरियाज हैं उस सब में तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। और सेंट्रल एशिया, आप ये समझिए कि जैसे आज लोग दुबई जाते हैं, तो एक जमाने में सेंट्रल एशिया से ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी एरियाज हैं वहां से वो सारे लोग यहाँ आते थे कि वो उनका अल्टीमेट ड्रीम ये होता था कि वो हिंदुस्तान आए और यहाँ पे जो है कोई स्टेटस उनको मिल पाए। तो मिर्जा गालिब का खानदान आप जानते हैं, वो उज़्बेक लोग थे। तो अभी भारत में और वहां पे भी अभी बेदिल, मिर्जा बेदिल जो यहाँ पे प्रगति मैदान के सामने जिनकी मजार है, तो वो सेंट्रल एशिया के मतलब राष्ट्रीय कवि हैं। वहां पे आप जाएं तो उनकी इतनी इज्जत है, और यहाँ पे बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे ये हैं। तो इसी तरह से जो मटका पीर आपको रास्ते में दिखती है एक दरगाह, वो एक सूफी संत थे जो वहीं से आए थे, और उनकी अभी वहां पे उतनी फॉलोइंग है जितनी यहाँ पे। ये जो पूर्वी देश हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे कल्चर को हमसे ज्यादा संजो के रखा है। जैसे हमारी रामायण है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मिसाल देना चाहूंगा, तो अभी जिस तरह से हमारी रामायण परंपरा है कि भाई हम कैरेक्टर्स लेते हैं और फिर उसके बाद डांसेस होते हैं और फिर इस तरह से हम उसकी प्रस्तुति करते हैं, वो लोग उसकी इतनी खूबसूरत प्रस्तुति करते हैं, और वो ये सारे मेथड नहीं यूज करते। वो माइम का इस्तेमाल करते हैं, मुखौटों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिकली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की चीज है। हालांकि यक्षगान में और कथकली में हम लोग करते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में वो ट्रेडिशन अभी नहीं बची है। लेकिन वो थाईलैंड में है, वो कंबोडिया में है, वो कोरिया में है, और आप थाईलैंड जाइए तो बैंकॉक के पास पूरा अयोध्या मौजूद है। और अयोध्या, हाँ, एक्चुअली वो अयोध्या है। उनके वहां क्या है, धा जो है नहीं मौजूद है, रा मौजूद नहीं है, तो राम को वो लाम कहेंगे और लक्ष्मण को लाक कहते हैं। तो फ्रालाक, फ्रालाम, ये लाओस की सबसे मतलब एंशिएंट जो शैली है, सबसे प्राचीन शैली है डांस ड्रामे की, ये है फ्रालाक। और वो पहले लक्ष्मण को लेते हैं, और उनकी जो परंपरा है उसमें लक्ष्मण को वैल्यू दी जाती है, और सिबलिंग मतलब जो बॉन्डिंग है उस पे फोकस किया जाता है। इसी तरह से वियतनाम की एक ट्राइब है, तो वो इस पूरी कहानी को रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और कोरिया में वो कहते हैं कि कोरिया की जो रॉयल फैमिली है, जो अभी भी सबसे डोमिनेंट है, तो उसकी जो प्रिंसेस थी, हालांकि वो ये अयोध्या नहीं है, वो वहां के एक्सपर्ट्स का कहना है कि वही थाईलैंड वाला जो अयोध्या जिसे आप कहते हैं, तो वो वहां की प्रिंसेस थी। और अभी जो उनकी रॉयल फैमिली है वो उसी लीनेज की वजह से उसे कोरियन समाज में स्टेटस प्राप्त है। हालांकि वो लोग यहाँ भी आते हैं और असली अयोध्या भी जाते हैं, लेकिन असली अयोध्या की एक प्रतिलिपि, कॉपी वहां मौजूद है। तो ये बहुत फैसिनेटिंग है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि खुद मैंने
दास्तान राम नाम से एक उर्दू मतलब पोएट्री का इस्तेमाल करके एक राम कथा मतलब कहने की प्रोड्यूस करने की कोशिश की, जिसमें मैंने बहुत से डांसेस इस्तेमाल किए। कर्नाटक की जो मतलब शैडो थिएटर परंपरा है, जैसे आंध्र प्रदेश का तोलु बोमलता है, तो उसका हमने इस्तेमाल किया। तो उसमें क्या है, कलर्स आते हैं। जैसे आज हम कार्टून्स के थ्रू जब स्टोरी टेलिंग करते हैं तो कलर्स का इस्तेमाल होता है। तो यही सेम परंपरा आपको लाओस में मिलती है बिल्कुल। और सबसे जो सिमिलरिटी है जो आमतौर से लोग मिस कर देते हैं कि कर्नाटक में, आंध्रा में वो जो बिल्कुल ह्यूमन साइज पपेट बनाए जाते हैं वो चमड़े के होते हैं। उसे बनाने वाली एक पूरी ट्राइब है, मतलब एक कास्ट है एक तरह की, जो स्पेशलाइज काम है। यही ट्रेडिशन आपको लाओस में मिलेगी। जो नाम है वो थोड़े से कंफ्यूज लगते हैं, बिकॉज रा नहीं बोलते वो लोग, चा नहीं बोलते, टा नहीं बोलते हैं, तो वो ता हो जाता है। तो थोड़ी देर को जैसे लक्ष्मण को लाक कहना या राम को लाम कहना, इंडोनेशिया में सीता सिंता हो जाती है, सिंता हो जाती है, वहाँ जटायु एक तरह से अमर हो जाते हैं। इन पर कुछ और चर्चा करेंगे। फिलहाल सिमरन, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने भारत से बाहर भारतीय संस्कृति की खुशबू को फैलाया है। बताएं कि क्या क्या अनुभव आपके रहे वहाँ पर जब आप जाती हैं और भारतीय संस्कृति का परचम लहराती हैं, तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? सर, सबसे पहले तो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में मैं जो भी गई हूँ, वहाँ के लिए तो लोगों के लिए बहुत ही मिसमराइजिंग हो जाता है। वो बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं सिर्फ हमारी वेशभूषा, हमारे आहार्य को ही देख के, कि क्योंकि गहने, इवन हमारे कॉस्ट्यूम्स, क्योंकि हमारे कॉस्ट्यूम्स की खासियत ये है, जैसे मैं ओडिसी डांसर हूँ तो हमारे कॉस्ट्यूम सिर्फ संबलपुरी पाटो साड़ी, जो हैंडलूम साड़ीज होते हैं, उसी को कट करके बनाया जाता है। आजकल तो स्टिचिंग का प्रैक्टिस है, पहले तो उसी साड़ी को रैप करके वैसे ही कॉस्ट्यूम स्टाइल में पहना जाता था। बट वो क्योंकि एक हैंडलूम साड़ीज की बात ही अलग होती है। सिमिलरली दूसरे क्लासिकल फॉर्म्स में भी, चाहे भरतनाट्यम हो जाए, कुचिपुड़ी हो जाए, उसमें भी कांजीवरम साड़ीज को हम कट करके ही बनाते हैं। तो कॉस्ट्यूम हो गया, ज्वेलरी डेफिनेटली, जैसे हमारा सिल्वर ज्वेलरी होता है, वो भी फिलिग्री कहते हैं, वो हाथ का काम होता है, वो मशीन से बन ही नहीं सकता। जैसे आजकल सिल्वर का मशीन हो रहा है, वो नहीं बन सकता। एंड उड़ीसी के लिए हमारा टाहिया हो जाए, जो मुकुट पहनते हैं, तो वो एक वेशभूषा देखते ही इतने आकर्षित हो जाते हैं। एंड नॉट जस्ट आहार्य, मेकअप भी हमारे, मैं ऐसा फील करती हूँ कि हमारे जो इंडियन आर्ट्स, इंडियन डांस कल्चर जो है, उसका जो वेशभूषा ही इतना डिफरेंट है। मेरे को नहीं लगता कि हमें किसी और बाहर के फॉर्म्स में वो देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक एक चीज पे ध्यान देते हैं, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो गया, चाहे वो मेकअप, चाहे वो हमारे फिंगर्स के टिप्स क्यों ना हो जाए, जो हम अलता से कलर करते हैं। तो एक वो अट्रैक्शन होता है। प्लस डांसेस, क्योंकि हमारे डांस के पीछे हमेशा एक कहानी होती है। तो कहानी सिर्फ हम शरीर के थ्रू तो नहीं, हम अपने एक्सप्रेशंस, हमारे जो मुख में जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके थ्रू हम डिपिक्ट करते हैं, जो बाहर के लिए बहुत ही नई चीज होती है। तो मैंने पर्सनली बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मैंने देखा है। इवन मैं जब मलेशिया गई थी, वहां पे भी उनको मतलब ऐसा था कि वहां के लोग तो काफी कनेक्टेड है हमारे इंडियन आर्ट और कल्चर से। तो वहां के मंदिरों में मैंने परफॉर्म किया था, एंड उनके अंदर जो वो भक्ति भाव है, वो देख के जो वो फीलिंग आती है, वो बहुत मलेशिया में अच्छी खासी तमिल जी संस्कृति का हाँ जी की मौजूदगी है जी। एंड वो हमारे कल्चर को इतने ब्यूटिफुली अडाप्ट करते हैं, जानते हैं, और खुद आके भी पूछते हैं कि अच्छा आपने ये, आपके नृत्य में आपने ये डिपिक्ट किया ना, आपने ऐसा किया ना, तो उनको भी समझ आता है। तो इससे मुझे एक सीख मिली उस टाइम, क्योंकि मैं काफी छोटी थी जब गई थी, कि लैंग्वेज जो है वो हम समझ रहे हैं, इसलिए हम फीलिंग्स डिपिक्ट कर पा रहे हैं सामने, लेकिन ऑडियंस के लिए यहाँ पे तो लैंग्वेज बैरियर भी है। तो जस्ट हमारे आर्ट से, हमारे जो डांस फॉर्म है, उसी से वो पूरी कहानी समझ गए, पूरे हमारे मुद्राओं के एक्सप्रेशंस और उसके थ्रू सारा का सारा वो स्टोरी समझ गए। तो एक लैंग्वेज जो है, जो डिफरेंट लैंग्वेज, वो कभी बैरियर ही नहीं बना व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड कल्चर। सिमरन, दो चीजें हैं। एक तो ये कि वहाँ पश्चिम में खास तौर पर, हालांकि पूरी दुनिया में भारतीय महिलाओं की बिंदी देखकर बहुत लोग खुश होते हैं, आकर्षित होते हैं, खासतौर पर महिलाएं।
और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो हमारी जो मुद्राएं हैं, क्योंकि हमारे नृत्यों में खास तौर पर मुद्राओं का बहुत ज्यादा और प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। इनको लेकर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, और खास तौर पर हमारे जो नृत्य हैं इनके अंदर मौजूद एक कहानी, और उसके जैसा आप कह रही थी उसके साथ साथ इनके अंदर मौजूद रंग और इनके साथ साथ मौजूद हमारा परंपरागत संगीत, इनको लेकर क्या क्या रिएक्शंस इन लोगों के होते हैं। और ये भी बताएं कि क्या ऐसा एहसास होता है किसी को कि ये जो आप नृत्य पेश कर रही हैं ये बहुत पुराना है? सर, जैसे बिंदी का आपने बोला, जो हमारे साथ जो हमारे गाइड थी एम्बेसी की तरफ से, वहां पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करूंगी। जी। वो इतनी फैसिनेट हो गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है कि अगर मैं बाहर देशों में जाऊं तब भी मैं वहां के रोड्स पे भी आई लव वेयरिंग अ साड़ी एंड मैं घूमती हूँ, या सूट पहन के दुपट्टा, कलरफुल हैंडलूम दुपट्टा, भारतीय स्त्री आई। हाँ, एंड वहां के लोग ऐसे घूम के देखते कि कुछ अलग है। तो वो जो हमारी जो गाइड थी वो इतनी, मतलब वो रोज इतना खुश होती थी हमारे पूरे उस अटायर को देख के, कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं एक बिंदी लगा के देख सकती हूँ। तो उनको वो इतना आकर्षित किया, एंड उनको रीजन भी पता था। जैसे हमारे 7 चक्रास होते, तो बिंदी हमारा लगाने का एक रीजन ही वन ऑफ द चक्रास है। एंड उनको वो चीज, उन्होंने इस बारे में जाके पढ़ा, अपने घर जाके उन्होंने पढ़ा, एंड शी केम एंड शी आस्क्ड मी कि ये ऐसे ऐसे रीजन की वजह से ही आप करते हैं ना। तो वो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है देख के कि कैसे वो इतने मतलब प्यार से हमारे इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज को वो आकर्षित होते हैं। इवन मेरे काफी नोन में मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जो एक है स्पेन की है, एक वेनेजुएला की है। जैसे सर ने कहा कि सेंट्रल एशिया के साइड से अजरबैजान से मेरे फ्रेंड्स हैं, कजाकिस्तान से हैं। वो लोग इंडिया आते ही हैं कथक सीखने के लिए, इंडियन म्यूजिक सीखने के लिए, ओडिसी सीखने के लिए। एंड आप अब उनसे मिलेंगे तो वो हिंदी में भी बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सलवार सूट साड़ी, मुझसे ज्यादा सुंदर साड़ी पहन के निकलते हैं। तो वो देख के इतनी प्रसन्नता होती है कि वो हमारे उस कल्चर को इतने ब्यूटीफुली अडैप्ट कर रहे हैं। तो इट फील्स वेरी। ताजिकिस्तान में तो बड़े बड़े शोज होते हैं, और इतने बड़े शोज होते हैं कि वो जैसे स्टेडियम होता है, क्रिकेट स्टेडियम, इतनी बड़े शोज होते हैं और उसमें हिंदी गाने गाए जाते हैं। बिल्कुल। भारतीय कला और संस्कृति और इसकी खुशबू दूर दराज तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, कहाँ कहाँ पहुंचती है, और कौन इसकी खुशबू को महसूस करते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 विद्वान मौजूद है, दानिश अकबाल जी और साथ में सिमरन जमा। दानिश जी, संस्कृति और यूं कहें भाषा या संस्कृति के सारे पहलू एक तरह से एक आदान प्रदान का जरिया होते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ से पश्चिम में या पूर्व में गई, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें आई हैं। भारत में बहुत लोग कल्पना ही नहीं कर पाए होंगे कि ये समोसा भी हमारे यहाँ बाहर से आया है, या यूं मान लीजिए गुलाब जामुन भी बाहर से आया है। हम लोग उसको बिल्कुल भारतीय मानते हैं। जी। लेकिन हमने इन सब का भारतीयकरण तो किया। बिल्कुल। समोसा अब जो दुनिया भर में जाता है, जिसमें आलू ज्यादा होता है, वो ही शायद शाकाहारी समोसा ही अब दुनिया भर में माना जाता है कि भारत का ही राह होगा। जी। तो हम लोग बाहर की चीजें जो हमारे यहाँ आती हैं वो हमारी संस्कृति में घुल मिल जाती हैं, और फिर वो एक विशुद्ध भारतीय स्वरूप ले लेती हैं। बिल्कुल। ये बात आपको अनूठी नहीं लगती? हाँ, ये अनूठी है। और इसमें मैं याद करना चाहूंगा फिर से कि जब मैंने पहली मर्तबा कंबोडियन रामायण देखी तो मैं बिल्कुल चकित हो गया, क्योंकि वो इतनी लिरिकल है और उनके वहाँ जो डांसेस हैं वो इतने स्लो मोशन के होते हैं, और उसमें मान लीजिए 10-12 डांसर्स हैं, वो ऊपर नीचे करके भी लय बनाते हैं जैसे समंदर की लहर आती है। तो ये मुझे लगता है कि ये जरूर हमारे वहाँ से, उनकी जो कॉस्ट्यूम्स हैं, उनका जो मुकुट जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो ज्वेलरी है, वो सब पहले से तयशुदा है। जैसे हमारे वहाँ मतलब जो ठहराव है वो कंबोडिया में है, लाओस में है, थाईलैंड में है, राजाओं के महलों में होती थी। तो वो तो एक उसका एक शास्त्रीयकरण हम कहेंगे। मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ कि युग्यकार्ता के जो सुल्तान है वो लंबे समय तक रामलीला में, वहाँ की रामलीला में विभीषण बनते रहे। और इस पे मुझे याद आया, ब्रुनाई जो है, ब्रुनाई में ऐसा लगता है कि नहीं है ये ट्रेडिशन, लेकिन वहाँ पे एक हिकायत ट्रेडिशन कहलाती है। तो हिकायत हम उर्दू में यहाँ बोलते हैं। हिकायत बेसिकली अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है परंपरा या मतलब एनेक्डोट्स। तो हिकायत परंपरा में जो फोक टेल्स हैं
वो सब मतलब रामायण से ही इंस्पायर्ड हैं। और एक और अभी मेरी रिसेंट डिस्कवरी है कि हम समझते थे कि चाइना में नहीं है, बिकॉज उनका अपनी ट्रेडिशंस इतनी हैं और कंपीटिंग ट्रेडिशंस हैं। तो मुझे एक डिस्कवरी ये हुई कि प्रिंस लाई गुआंग का एक वहां पे वो है फोकलोर है, और लाई को अब देखिए रा को ला बोलते हैं, रा नहीं बोल सकते, लाम से लाई, प्रिंस लाई। अच्छा, ये गुआंग का मुझे नहीं मालूम कि गुआंग का मतलब क्या रूट होगा। बेसिकली ये राम कथा है जो चीन में खास रीजन में एक खास मतलब लोग हैं जो कि हान मतलब उसी परंपरा के हैं, लेकिन उनके वहां ये मौजूद है। और जब ये सुनाई जाती है तो वो लोग कुछ वो भी ले लेते हैं, हैंड पपेट्स ले लेते हैं, कुछ प्रॉप्स ले लेते हैं और मशाले जलाते हैं और उससे पैटर्न बनते हैं और स्टोरी टेलिंग होती है। जी, प्रम्बनन जाइए इंडोनेशिया या खास तौर पर अंकोर वाट आप जाइए तो वहां पर राम कथाएं आपको शिल्प की तरह पूरे मंदिर में गुदी मिलेंगी। थोड़ी सी भाषा पर बात करते दानिश जी, क्योंकि भाषा को लेकर बहुत सारी चीजें खास तौर पर भारोपीय भाषा है, और उसमें यूं माना जाए कि संस्कृत और जो पुरानी फारसी है जिसे अवेस्ता कह दीजिए, ये दोनों सगी बहन है, ऐसा भी माना जाता है। बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ से वहां पर गए। थोड़ा सा ही बताएं कि बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ के स्थान वहां जाकर स्थान बनाए, बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ के फारसी में मौजूद हैं और इस तरह वहां के भी बाद में वही शब्द लौट कर आए। तो ये भाषाओं का आदान प्रदान और खास तौर पे संस्कृत के बहुत सारे शब्दों की प्रचुरता। लिथुआनिया में कहते हैं बहुत सारी उनकी भाषा में संस्कृत के शब्द हैं। इधर आप जाएंगे तो चीनी भाषा जो कहते हैं कि किसी भी विदेशी भाषा से लगभग अप्रभावित है, लेकिन वहां भी ध्यान को लेकर मौन को लेकर जो शब्द मिलेंगे वो भारतीय भाषाओं के संस्कृत के हैं। संस्कृत का ये प्रचार और प्रसार और इसका दूसरी भाषाओं पर प्रभाव, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 3000 साल पहले की दुनिया को इमेजिन करें तो मतलब ये एक ही रूट है और आप ये समझिए कि वही शब्द वहां पे है, वही सिस्टम वहां पे है। ग्रामर की जो एक्यूरेसी है बहुत ही ब्रीफ एक्यूरेसी है, मतलब कि बिल्कुल म्यूजिकल है। यानी अगर आप ग्रामर पढ़ाना चाहें संस्कृत की तो ऐसा लगता है कि आप कोई कविता किसी को सुना रहे हैं। सेम चीज पर्शियन में है। तो ये दोनों जबानें जो हैं, चूंकि दोनों का डीएनए एक है और रोमांस लैंग्वेजेस का एक डीएनए है, और यही वजह है कि यूरोपियन जो लैंग्वेजेस हैं तो वो उसके आसपास रूट वही है, मिल जाता है। तो ये जो सेंट्रल एशिया है, आप ये समझिए, आप उसे कहें कि पर्शियन इन्फ्लुएंस, आप चाहे उसे कहें संस्कृत इन्फ्लुएंस, और 3000 साल पीछे की अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे नहीं लगता कि उस वक्त जो है दोनों जबानों में कोई फर्क रहा होगा। शिमरन, थोड़ी सी चर्चा करते हैं भारत से बाहर की। बताएं कि आपके जो अनुभव रहे, खास तौर पर क्या मध्य एशिया में सेंट्रल, जिसका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनका जिक्र करें तो उज्बेकिस्तान से तो हमारे उस ढंग से संबंध रहे, बहुत सारे पारंपरिक संबंध भी रहे, और खास तौर पर उज्बेकिस्तान से हमारा गणित का बहुत पुराना और अच्छा संबंध रहा। ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ की गणित जाकर वहां जो है बुखारा में फलीभूत हुई और उसके बाद वो पश्चिम तक पहुंची। और ज्योतिष और खास तौर पर खगोल शास्त्र जो उज्बेकिस्तान और उसके आसपास के इलाका का, इसका भी भारत से रिश्ता बताते हैं। लेकिन अभी भी संस्कृतियों के आधार पर उज्बेकिस्तान भौगोलिक रूप से यूं माना जाए कि चीनी संस्कृति के ज्यादा नजदीक हो सकता है, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति की पहचान इन इलाकों में, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन इलाकों में मिलती है। और यूं देखा जाए तो चूंकि ये किसी जमाने में यूएसएसआर के हिस्से हुआ करते थे और भारतीय संस्कृति को लेकर सोवियत संघ में एक अलग आकर्षण भी था। अभी भी वहां आपको भारतीय गाने, खास तौर पर राज कपूर, उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और आप थोड़े बहुत शाहरुख खान, ये वहां के अभी भी स्टार्स हैं। तो मध्य एशिया में भारत को लेकर क्या क्या और आकर्षण आपको दिखाई पड़ते हैं? मैंने ये देखा है कि वो लोग काफी वेल रेड हैं एंड उनका सिर्फ अपने कंट्री या अपने देश से रिलेटेड नहीं, बट हमारे जो भारतीय कल्चर और हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उससे रिलेटेड भी वो काफी वेल रेड है। अभी पिछले साल ही रशिया में एक परफॉर्मेंस था मेरा, हम ग्रुप में परफॉर्म कर रहे थे। वी वर परफॉर्मिंग बुद्धा पे, तो उस पे हमने काफी इंग्लिश में नरेशन भी डाला था ताकि वहाँ की ऑडियंस को समझ आए। हमारा म्यूजिक तो था जो ट्रेडिशनल हम ओडिया सॉन्ग यूज करते हैं, ओडिसी म्यूजिक, बट एट द सेम टाइम हमने इंग्लिश नरेशंस डाले थे। आजकल जैसे थोड़ा कंटेम्परराइज हो रहा है कि फॉरेन ऑडियंस समझ पाए। बट जब हम वहाँ पे अपना रिहर्सल कर रहे थे तो वहाँ के एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने एक सजेशन दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज नरेशन हटा दो, हमको बस ऐसे ही देखना है। बट जब हमने प्रेजेंट किया
और बाद में हमारे परफॉर्मेंस के बाद जब ऑडियंस आई हमसे मिलने, उनको पता था कि हमने क्या किया है, उनको पता था कि हमने बुद्धा की पूरी स्टोरी दिखाई है। तो वही है कि वो एक तो इतने वेल रेड है, वो हमारे इंडियन आर्ट और कल्चर की तरफ वो इतने ज्यादा प्रभावित है, एंड द फैक्ट कि हमारा आर्ट इट्स नॉट एन डाइंग कल्चर। जो हमारे भारतीय नृत्य और भारतीय थिएटर ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें हैं, वो आप कोई भी जाके देखे तो एक स्टोरी, वो एक कनेक्शन समझ आ जाता है कि अच्छा अभी ये रामायण हो रहा है, या ये कृष्ण लीला हो रही है, ये बाल कृष्ण की स्टोरी हो रही है, या ये द्वारकाधीश कृष्ण की हो रही है। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमारे उसमें, जैसा कि मैंने बोला कि मुद्रास के थ्रू हर एक मुद्रा का मीनिंग है। अगर मैं कटका मुखा कर रही हूँ तो कटका मुखा में मैं कटका मुखा से कुछ उठा भी सकती हूँ, कटका मुखा से मैं किसी को कुछ दे भी सकती हूँ। अगर मैं पताका कर रही हूँ तो उसका मतलब हो सकता है कि मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, हो सकता है कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पर किस तरीके से हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं वो इतने ब्यूटीफुली हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है। हमारे जो क्लासिकल, जितने भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, हम फॉलो नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, अभिनय चंद्रिका, किताब एक ही करते हैं, पर आर्ट के आर्ट अभी तो 9 हो गया, अभी तो मयूर ये छऊ डांस भी क्लासिकल डांस फॉर्म में आ गया है। जितने भी ये सारे फॉर्म्स देखें, सब एक दूसरे से विभिन्न हैं, मैच नहीं करते हैं, लेकिन हम फॉलो उस एक ही बुक को करते हैं। 1-2 बुक, अभिनय दर्पण, नाट्यशास्त्र, मेन हमारी ब्यूटी। 2500 साल से भी पहले समय भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिख गए। जी एग्जैक्टली मतलब हम उन किताबों को, उन स्क्रिप्चर्स को हम रेफर करते हैं अपने फॉर्म्स को एनहांस करने के लिए, लेकिन तब भी वो फॉर्म्स एक दूसरे से इतने विभिन्न हैं, और तब भी वो फॉर्म्स अपने अपने स्टाइल से और अपने अपने तरीके से ऑडियंस तक वो मैसेज कन्वे कर पाते हैं। सिमरन, थोड़ी सी बात यहाँ धर्म की करेंगे। ऐसा माना जाता है कि भारत में धार्मिक स्थलों ने भी कलाओं को संरक्षण दिया, इसमें नृत्य खास तौर पर, और अभी भी नृत्य और कलाओं के प्रदर्शन मंदिरों में मूर्ति के सामने किए जाने अच्छे माने जाते हैं। आप पुष्टि मार्गी मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ कीर्तनकार अभी भी श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने और दक्षिण में मंदिरों के सामने नृत्य होने की अभी भी परंपराएं हैं। और ये सच भी है, क्योंकि कहीं न कहीं कलाओं को संरक्षण चाहिए। तो हमारे यहाँ पश्चिम में भी बहुत सारी जगहों पर चर्च और बहुत सारी चीजों ने कलाओं को संरक्षण दिया, लेकिन हमारे यहाँ पर ये परंपराएं रही। आपको लगता है कि ये धार्मिक संरक्षण भी हमारी कलाओं की इस प्रवाह के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे इंडियन डांस फॉर्म्स हैं, मोस्टली जितने भी इंडियन डांस फॉर्म्स हैं, अगर हम देखें तो वो मंदिरों से ही आए हैं। अगर आप उसके बिल्कुल रूट्स पे जाएंगे, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के, ओडिसी डांस फॉर्म्स के अगर रूट्स पे जाएंगे, तो अगर हम जो डांस करते हैं वो पोजेस, वो मूवमेंट्स शिल्प में मिलेंगे, शिल्प में मिलेंगे सारे। इवन उदयगिरी, खंडेगिरी जो केव्स हैं, वहां के जो अभी भी इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें ओडिसी डांस, उस टाइम ओडिसी डांस तो नहीं कहते थे, औद्रमगदी के नाम से जाना जाता था, तो उसके बारे में मेंशन है इतने पुराने केव्स में। तो वो तब से ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है। फिर हम देख लें देवदासी ट्रेडिशन हो गया या महारी ट्रेडिशन हो गया, वो मेरा मानना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हमारे इंडियन डांस फॉर्म्स को जो हम आज देख रहे हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। जब मैं डांस पर्सपेक्टिव से देखती हूँ तो शायद अगर देवदासी या महारी ट्रेडिशन नहीं होता या तवाइफ ट्रेडिशन नहीं होता तो तवाइफों ने हमारी आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान निभाया। बिल्कुल। तो हमारा आज जो प्रेजेंट डे इंडियन क्लासिकल डांस का जो प्रैक्टिस है वो बहुत मुश्किल होता। एंड द फैक्ट कि आज भी जो भी बोल रहे हम, जो एज एन इंडियन क्लासिकल डांसर, एक वो अट्रैक्शन, वो हमारा वो जो रस अनुभूति है, हम निरस नृत्य कर ही नहीं सकते। और वो जो रस है, जो भाव है, वो सबसे पहले वो भक्ति, वो जो ईश्वर के लिए जो हम परफॉर्म करते हैं, वो मंदिर में करने का जो एक फीलिंग ही है, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। आज भी एज अ डांसर ऑडिटोरियम में करना परफॉर्म, वो एक अपॉर्चुनिटी होता है हमारे लिए, अच्छा लगता है, लेकिन मंदिर में अंदर से एक जो वो फीलिंग आती है वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और या यूं कहा जाए कि जो मंदिरों के साथ और खास तौर पर जो एक अनुभव होता है, फरीदुद्दीन खां डागर जो कि ध्रुपद के गायक थे, उनसे बहुत दफे जब बात होती थी तो
उनसे पूछा करता था कि आप जब आंख बंद करके गाते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है। वो कहते हैं कि जब मैं आंख बंद करता हूँ और जब मेरा पहला षड्ज या सा लगता है तो फिर मैं होता हूँ और भगवान शिव होते हैं, बीच में कोई नहीं होता। यानी ये परंपराएं स्वर को शिव से जोड़ना, उसके साथ नृत्य, और इसमें खास तौर पर नवरस जैसी परंपराएं शायद विश्व में अनूठी है जो हमारी देन है। धनेश जी, धर्म का प्रचार या प्रसार दो कारणों से प्रमुखता रहा। एक तो ये कि शासक, जैसे अगर किसी जगह शासक किसी धर्म विशेष का हो गया तो धीरे धीरे प्रजा हो सकता है जबरन या अपने आप धीरे धीरे उस धर्म को मानने लग जाए। और एक ये कि धार्मिक परंपराएं सांस्कृतिक रूप से कहीं गई और लोगों ने उसे स्वीकार किया। और इसके बहुत सुंदर उदाहरण है कि तिब्बत तक जो हमारी बौद्ध परंपराएं पहुंची, उसके बाद चीन भी कमोबेश बौद्ध था क्योंकि बहुत सारे शासक वहां बौद्ध रहे। मंगोलिया में बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता कि चंगेज खां और उनके तो पुत्र बौद्ध थे, उन्होंने बौद्ध संगतियां की हैं। और जापान तक भी ज़ेन ध्यान का अपभ्रंश जाकर वहां ज़ेन हो गया। यानी ये बौद्ध परंपराएं तो पूर्व तक निरंतर गई, हालांकि पश्चिम में भी कई वहां गायब हो गई कई कारणों से। लेकिन इनके साथ साथ धर्म के रूप में दूसरे बहुत सारी चीजें, मंदिर परंपराएं, उसके साथ शास्त्रीय परंपराएं, रामायण परंपराएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ गई। पश्चिम में अब कुछ कारणों से नजर नहीं आती, लेकिन पूर्व में अभी भी नजर आती हैं। तो ये धार्मिक, और खास तौर पर इसमें आप राम लीलाओं का या राम की कथाओं का जिक्र कर रहे हैं। सच में राम कथा में एक अनूठा जादू और आकर्षण है। ये आप खास तौर पर जब पूर्वी देशों में जाएंगे तो पता चलेगा कि इंडोनेशिया की भाषा में आप देखिए, आप जाएं तो महिलाओं के शौचालय के आगे वनीता लिखा मिलेगा। ऐसा संस्कृत का शब्द जो शायद हम इस्तेमाल नहीं करते। तो धर्म और उसके साथ साथ भाषा, ये पूर्व में, चूंकि भारतीय संस्कृति में बहुत ज्यादा यूं माना जाए कि हमला करना या किसी देश को गुलाम बनाना और इस ढंग से धर्म का प्रचार करना, क्योंकि अशोक से पहले तो ये भी प्रमाण नहीं है कि किसी राजा ने किसी को धर्म के प्रचार के लिए भी बाहर भेजा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री को जरूर भेजा, वो भी श्रीलंका और उसके बाद। लेकिन इससे पहले धर्म के भारत से बाहर इस ढंग से, यानी मिशनरी ढंग से बाहर जाने के प्रमाण नहीं। फिर भी भारतीय धार्मिक परंपराएं लगभग पूरे विश्व में मौजूद थी। क्या क्या कारण रहे? क्योंकि इनमें ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ। जी जी, देखिए, ये जो जब धर्म कल्चर के थ्रू आगे आता है तो मैं समझता हूँ ये जो दूसरे देशों में हमारा वो पहुंचा, हमारे पंडित नहीं पहुंचे, वो हमारे मिशनरीज नहीं पहुंचे, लेकिन हमारा म्यूजिक पहुंचा, हमारा डांस पहुंचा, हमारी कहानियां पहुंची, हमारी जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है वो पहुंची, हमारी फोकलोर पहुंची, और जो आम आदमी से जुड़ सकता था। लेकिन ये जो भक्ति वाला है ये तो सबको जोड़ना चाहता है। और यहाँ पे तो देखिए प्रेम असली चीज है, और यही वजह है कि जो कृष्ण की परंपरा है उसको इतना प्रचार मिला। अब यहाँ पे एक तो प्रेम भाव था और दूसरा था ड्यूटीज। तो राम की जो परंपरा है वो क्यों लोगों को पसंद आती है? क्योंकि वो उसमें फैमिली ट्रेडिशन, भाई का रोल, एज ए पति आपका रोल, एज ए बेटा, जो आपके बाप ने कह दिया कि आपको जो है वनवास दिया जाता है तो आप चले गए। तो जो फैमिली सेंट्रिक मतलब वैल्यू सिस्टम है वो राम कथा हमको देती है। और यही वजह है कि ये हर कल्चर में ये एक पॉपुलर है, क्योंकि देखिए फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली वैल्यू सिस्टम और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बहुत इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। और जो आपका सवाल था कि हमारे वहां से वो नहीं गए कि राम कथा में बहुत सारी चीजें कुछ शायद दूसरे कथानकों से अलग आती है। वो ये कि वहाँ भालू भी मौजूद हैं, वहाँ वानर भी मौजूद हैं, वहाँ जटायु भी मौजूद हैं, मानवों के अलावा दूसरे प्राणी भी इस ढंग से मौजूद हैं। कहीं उनका एक सहभाव का आकर्षण तो बहुत ज्यादा नहीं होता। देखिए ये होलिस्टिक है, ये कहानी जो है बहुत ज्यादा होलिस्टिक है। इसमें आप ये देखिए कि ट्राइबल्स से लेके जंगल में रहने वाले लोगों को लेके, एनिमल्स से लेके, बर्ड से लेके, हर चीज का मतलब कहानी में समावेश है। और बच्चों को फैसिनेट करती है, बड़ों को फैसिनेट करती है जब ये कहानियां सुनाई जाती हैं। हमारी ये सब बेसिकली पोएट्री ट्रेडिशन है। पोएट्री में क्या होता है, हम बहुत सी चीजें एस्थेटिक्स ऐड करने के लिए, बहुत सी चीजें राइमिंग के लिए, हम बहुत से शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें एक राइमिंग क्रिएट करनी है, वो लिटरल नहीं होते। सिमरन जमा, आप भारतीय कला, संस्कृति और भाषा, इनकी 3 प्रमुख विशेषताओं को बताएंगी तो कौन कौन सी होंगी? मैं बोलना चाहूंगी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति, भाषा, आर्ट, कल्चर, सब कुछ काफी यूनिक है। फर्स्ट कि इसके जो यूनिकनेस है, हर एक फॉर्म, हर एक चाहे वो भाषा हो जाए, चाहे वो नृत्य हो जाए, चाहे वो संगीत हो जाए, उसकी एक अपनी ही खूबी है, एक अपनी ही बात है जो हम ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो भारत के बाहर हो। इतने ब्यूटिफुली वो ग्रहण कर पाते हैं ऑडियंस। तो द फैक्ट कि इतना
डिफरेंट होने के बाद स्टिल इतने इजीली वो आकर्षित कर सकता है। सेकंड मैं कहूंगी कि अडेप्टेबिलिटी। ऑल्दो हमारा जो भारतीय कल्चर एंड आर्ट, मैं रिजिड तो नहीं कहूंगी, बट मैं जैसे क्लासिकल है, यानी अपनी विशिष्टता होने के बावजूद भी चीजें, बाहर की चीजें भी ले लेता है वो। एंड फ्लूइडिटी कि हम बेशक हम टेक्स्ट फॉलो करते हैं, बेशक हम प्रॉपर स्क्रिप्चर्स फॉलो करते हैं, लेकिन एक साथ साथ हम समय के साथ बदल भी रहे हैं, ताकि पहले जो शायद 50 साल पहले जैसे भरतनाट्यम या ओडिसी, हम पुराने डांसर्स की वीडियो देखें, उसमें और आज में फर्क है, क्योंकि उस टाइम की ऑडियंस अलग थी, उस टाइम के प्रोडक्शन प्रोसेस अलग था, चाहे वो म्यूजिक बनाने का हो, चाहे वो लाइट्स का हो, चाहे वो एक डांस करने का तरीका क्यों ना हो। इलेक्ट्रिक सितार भी हो गया अब तो इलेक्ट्रिक सितार भी हो गया है। अब क्या हुआ है कि अब जैसे हम इवॉल्व होते हैं तो हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस भी बदलता है कि अगर मैं किसी से बात करने जाऊं तो किस ढंग से जाऊंगी। उस टाइम पे शायद एक लड़की एक लड़के से बात करने जाए तो उसमें शायद चलने का तरीका थोड़ा अलग होगा, जो कंपेयर टू आज के टाइम वो थोड़ा अलग जैसे होगा। कि जमाने में चिट्ठी आई जी चिट्ठी नहीं आई कलकत्ते से, बहुत धीरे बोलते थे, अब वो डायलॉग अब नहीं चल पाएंगे, अब तो सीधा व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज चला जाता है। तो वो फ्लूइडिटी है कि हमारे जो आर्ट एंड कल्चर जो है, हमारे डांस फॉर्म्स हैं। तीसरी चीज मैं यही बोलूंगी कि जो हमारे भारतीय कल्चर है, भारतीय डांस है, म्यूजिक है, उसमें एस्थेटिक्स जो है हमारे, वो शायद और कहीं हमको देखने को नहीं मिलेगा। अगेन हमारे टेक्स्ट के साथ बिल्कुल प्रॉपरली उससे अलाइंड है, उससे लिए गए हैं, बट एट द सेम टाइम जो हम वो एक एसेंस डालते हैं, बहुत ज्यादा सौंदर्य मौजूद है, सौंदर्य बहुत मौजूद है, जो ऑडियंस तक वो जो बात पहुंचती है ना, वो एक्सप्रेशंस हो गए, लाइट्स हो गई, कॉस्ट्यूम्स हो गए, एक एक चीज की जो डिटेलिंग है वो हमारे जो भारतीय ट्रेडिशन में है, वो शायद वो कहीं और नहीं मिलेगा देखने को। सिमरन जमा, मशहूर ओडिसी नर्तक, और साथ में दानिश इकबाल जी, भारतीय कला संस्कृति के विशेषज्ञ, आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, धर्म, भाषा, कला और संस्कृति के जो बीज हमारी इस पावन धरती पर सदियों से बोए जाते रहे, वे पल्लवित पुष्पित होते रहे और अपनी सुगंध सृष्टि के कोने कूचे में बिखेरते रहे। हमारी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और कला परंपराएं हमें विशिष्ट बनाती हैं और शायद ये ही भारतीय होने की वैश्विक पहचान को भी पुख्ता करती हैं। हमारी परंपराओं का संरक्षण हमारी पहचान को बनाए और बचाए रखने के लिए जरूरी है। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भारत और श्रेष्ठ भारत का स्वप्न साकार हो पाएगा। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।